गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा कोलाइडल स्टेट का। ठीक है, तो कोलाइडल स्टेट को पढ़ने से पहले हम आते हैं सॉल्यूशंस पर कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम कहते हैं क्या, सॉल्यूशंस। इट मीन्स सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या होता है, टू और मोर देन टू सब्सटेंस का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसी को ही कहते हैं क्या, सॉल्यूशंस कहते हैं। और आगे बढ़ाते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं वे दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, एक तो सॉल्यूट और दूसरा क्या, सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो वही क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस 9 टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, 9 टाइप के सॉल्यूशंस कैसे हो जाते हैं। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट हमारा क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूट क्या हमारा लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉल्यूट हमारा क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है तो सॉल्यूट क्या हो सकते हैं, गैस, सॉलिड, लिक्विड। तो इस आधार पे सॉल्यूशंस 9 टाइप के हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए, अगर हमारा सॉल्वेंट जिस भी फिजिकल स्टेट में होता है वह उसी टाइप का सॉल्यूशंस कहलाता है। जैसे अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है तो वो क्या होगा, गैस सॉल्यूशंस। अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशंस। अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है तो क्या होगा, गैस सॉल्यूशंस होगा। तो इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशंस देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, गैस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। इन तीनों सॉल्यूशंस में सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस होता है क्या, लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब इसमें सॉल्वेंट किस रूप में हो, सॉल्वेंट लिक्विड फेज में होते हैं। तो जो भी सॉल्यूशंस में अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट अगर लिक्विड होगा तो वो क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस में लिक्विड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, लिक्विड का क्या, सॉलिड। तो इस प्रकार से सॉल्यूशंस बन जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशंस, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। ओके, अब ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो यदि हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस में जिसकी अमाउंट कम होती है, जिस कंपोनेंट की अमाउंट कम होती है तो वह सॉल्यूट होता है, और जिस सॉल्यूशंस में कंपोनेंट की अमाउंट अधिक होती है वो क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशंस, those components which are present in less amount which is called as solute, and solutions contain a large amount of component which is called as solvent। तो जिस भी सॉल्यूशंस में कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की मात्रा अमाउंट कम होगी, कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट, और सॉल्यूशंस में जिस कंपोनेंट के अमाउंट अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं, सॉल्वेंट कहलाते हैं। ये तो बात हो गई सॉल्यूशंस की, लेकिन हमारा टॉपिक्स क्या है, हमारा टॉपिक्स है कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल सॉल्यूशंस। चलिए बात करते हैं कोलाइडल स्टेट। ये कोलाइडल स्टेट है क्या, अभी हम लोग डिस्कस किए सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस में एक वर्ड आता है समांगी मिश्रण। सॉल्यूशंस को हम एक समांगी मिश्रण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समांगी मिश्रण, यानी होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंस होते हैं वो एक समान रूप से क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है ना, अगर एक समान रूप से कंपोनेंट सब्सटेंस अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशंस तो वो क्या होंगे, वो होमोजेनियस होंगे। अगर सॉल्यूशंस में कंपोनेंट एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं
वो क्या होंगे, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस या मिक्सचर कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम, अगर हम जल में थोड़ा सा चीनी डाल दें, जल में हम नमक डाल दें, तो नमक जो है या जो चीनी जो है उस वाटर में, उस सॉल्वेंट में, वो मीडियम में वो एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, उसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। इट मीन्स उस वाटर में NaCl है या वो सुक्रोज है, एक समान रूप से डिजॉल्व हो गया है, वितरित हो गया है, तो इस प्रकार जो बना मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। इसीलिए सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। ओके, इट इज क्लियर है। चलिए हमारा टॉपिक क्या है, कोलाइडल स्टेट का। कोलाइडल स्टेट है क्या, कोलाइडी अवस्था क्या है, तो कोलाइडी अवस्था को एक्सप्लेन करने के लिए 1861 में, कब 1861 में एक साइंटिस्ट थॉमस ग्राहम, एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है, थॉमस ग्राहम, 1861 में 1861 में थॉमस ग्राहम नाम के वैज्ञानिक ने कई पदार्थों के विलयन का अध्ययन किया, ठीक है, कई पदार्थों के विलयनों का पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज कराया, और डिफ्यूज कराने के आधार पर, डिफ्यूज मीन्स विसरण कराने के आधार पर, यानी विसरण के आधार पर थॉमस ग्राहम नाम के साइंटिस्ट ने पदार्थ को दो भाग में क्लासिफाई कर दिया गया, दो भाग में क्लासिफाई किया। कौन कौन सा भाग, पहला भाग हमारे में क्रिस्टलॉइड, कौन सा, क्रिस्टलॉइड, और दूसरा क्या, कोलाइड। ये सब्सटेंस को दो भाग में डिवाइड किया गया। आधार क्या बनाया गया, आधार बनाया गया थॉमस ग्राहम नाम के वैज्ञानिक पदार्थ के जलीय विलयन को, एक्वस सॉल्यूशंस को, सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशंस को पार्चमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कराया, और डिफ्यूज कराने के आधार पर उस सब्सटेंस को दो भागों में बांट दिया गया, एक क्रिस्टलॉइड और एक क्या, कोलाइड। तो ये थॉमस ग्राहम ने बताया, जब पदार्थ के जलीय विलयन को, जब सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशंस को पार्चमेंट झिल्ली से डिफ्यूज कराया, तो अगर पार्चमेंट मेम्ब्रेन से वो पदार्थ का विलयन, पदार्थ का जो सॉल्यूशंस है वो आसानी के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं, शीघ्रता के साथ बड़ी फास्ट डिफ्यूज कर जाते हैं, तो उस सब्सटेंस को थॉमस ग्राहम ने क्या कर दिया, ये क्या है, क्रिस्टलॉइड है। क्रिस्टलॉइड का मतलब जब सब्सटेंस जलीय विलयन में होता है, ये किस अवस्था, सब्सटेंस किस अवस्था में होते हैं, ये अपने क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं, तो इसलिए इस सब्सटेंस को क्या नाम दे दिया गया, क्रिस्टलॉइड का नाम दिया गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यूरिया है, सुक्रोज है, NaCl है, ठीक है, ये पदार्थ की फिजिकल स्टेट किस रूप में होती है, ये पदार्थ हमेशा क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है, तो क्रिस्टलाइन स्टेट में होने के कारण इस सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया, क्रिस्टलॉइड का नाम दिया गया। जब इस सब्सटेंस का हम विलयन बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो इनके सॉल्यूशंस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से, किस मेम्ब्रेन से, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से आसानी के साथ डिफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, यानी ऐसे सब्सटेंस जिसका जलीय विलयन पार्चमेंट मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं, और इस सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्रिस्टलाइन होती है, ठीक है। तो ये क्या कह दिया गया, क्या क्रिस्टलॉइड कह दिया गया। कोलाइड की बात करते हैं, तो फिर यही थॉमस ग्राहम नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन पार्चमेंट मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूज नहीं करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे डिफ्यूज करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाए, कोलाइड। यहाँ पे एक ही अंतर है, दिस इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन्स, ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन्स। इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनका जो भी एक्सप्रेशन है, वो किस आधार पर किया गया, वो केवल और केवल पार्चमेंट मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन्स के आधार पर किया गया। ये सब्सटेंस आसानी के साथ पार्चमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन कोलाइड जो होते हैं, जो सब्सटेंस के जलीय विलयन पार्चमेंट मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूज नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, वो कोलाइड कहलाते हैं। जिलेटिन की बात कर लें, जैसे क्या जिलेटिन है, ग्लू है, गम है,
स्टार्च है, तो ये जितने भी सब्सटेंस हैं ये कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि थॉमस ग्राम ने बताया कि इनके सॉल्यूशंस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूज नहीं करते हैं। तो थॉमस ग्राम ने डिफ्यूजन्स के आधार पर पदार्थ के विलयन के डिफ्यूजन्स के आधार पर थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन सब्सटेंस को दो भाग में डिवाइड किया, क्रिस्टलाइड और कोलाइड। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्रिस्टलाइड क्या है और कोलाइड क्या है। एक बार और, क्रिस्टलाइड वह सब्सटेंस होते हैं जिसका जली विलयन पार्चमेंट मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं, क्रिस्टलाइड कहलाएगा। और वह सब्सटेंस जिसका एक्वस सॉल्यूशंस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूज नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या रहा? ये कैसी कॉन्सेप्ट थी? ये ओल्ड कॉन्सेप्ट थी। कैसा कॉन्सेप्ट? ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन फिर बाद में थॉमस ग्राहम, ओस्टवाल्ड तथा और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पदार्थ के एक्वस सॉल्यूशंस पर अध्ययन किया, स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद में एक रिजल्ट पर पहुंचे कि भाई सब्सटेंस को हम डिफ्यूजन्स के आधार पर क्रिस्टलाइड और कोलाइड में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने भिन्न भिन्न प्रायोगिक परिस्थितियों में देखा, एक्सपेरिमेंट कंडीशंस में देखा। क्या देखा? कि एक ही सब्सटेंस भिन्न भिन्न प्रायोगिक कंडीशंस में, प्रैक्टिकल के पोजीशन कंडीशंस में एक ही सब्सटेंस कोलाइड की तरह भी काम कर रहा है और क्रिस्टलाइड की तरह भी काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम सब्सटेंस को क्रिस्टलाइड और कोलाइड में क्लासिफाई नहीं कर सकते। उन्होंने एग्जांपल दिया। उन्होंने एग्जांपल क्या दिया? मान लीजिए सल्फर है, ये सल्फर का एक एल्कोहलिक सॉल्यूशन, एल्कोहलिक सॉल्यूशन, और ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। इन्होंने बताया कि सल्फर का जो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस है वो क्रिस्टलाइड की तरह काम कर रहे हैं, क्रिस्टलाइड की तरह काम कर रहे हैं। और यही सल्फर का जो एक्वस सॉल्यूशंस है वो कोलाइड की तरह काम कर रहे हैं। तो भाई ये तो फिर गलत हो गया, गलत हो गया। तो फिर कहाँ क्लासिफाई रहेगा? अगर हम इसका एल्कोहलिक सॉल्यूशंस बनाते हैं सल्फर का, तो उस कंडीशंस में यही सल्फर क्रिस्टलाइड की तरह काम कर रहा है। और फिर यदि इसी सल्फर का हम एक्वस सॉल्यूशंस बना लेते हैं तो ये सल्फर एक्वस सॉल्यूशंस में कोलाइड की तरह काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से थॉमस ग्राहम की जो कॉन्सेप्ट रही डिफ्यूजन्स के आधार पर, ये फेल कर गई। ठीक है, अगर हम सोप की बात कर लेते हैं, किसकी? सोप की बात करते हैं, तो सोप का जो एल्कोहलिक सॉल्यूशंस, सोप का एल्कोहलिक सॉल्यूशंस और सोप का एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये देखा गया कि सोप यानी कि जो साबुन है, साबुन का एल्कोहलिक सॉल्यूशन कैसे है? क्रिस्टलाइड की तरह काम कर रहे हैं। और इसी सोप का जो एक्वस सॉल्यूशंस है ये कोलाइड की तरह काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? कोलाइड। तो देखिए यहाँ पे एक ही सब्सटेंस क्रिस्टलाइड और कोलाइड, यहाँ सोप जो है ये भी क्रिस्टलाइड और कोलाइड दोनों की तरह काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से थॉमस ग्राहम, ओस्टवाल्ड और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये बताया कि सब्सटेंस को क्रिस्टलाइड और कोलाइड में क्लासिफाई करना उचित नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रायोगिक परिस्थितियों में एक ही सब्सटेंस क्रिस्टलाइड और कोलाइड दोनों की तरह काम करते हैं। तो इस प्रकार से सब्सटेंस को क्रिस्टलाइड और कोलाइड में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये तो 1861 में थॉमस ग्राहम के अकॉर्डिंग ये डिवाइड कर दिया गया। फिर बाद में क्या आता है? बाद में मॉडर्न कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? कोलाइडल स्टेट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोलाइडल स्टेट। देखिए वो तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, अब कौन सा कॉन्सेप्ट है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोलाइडल स्टेट। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोलाइडल स्टेट में क्या बताया गया? यानी कि आधुनिक अवधारणा, कोलाइड्स की आधुनिक अवधारणा, कोलाइड्स की मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हुआ
कि कोलाइड जो होते हैं सब्सटेंस की एक स्टेट होती है। क्या होती है? कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोलाइडल स्टेट इट मींस कोलाइड इट द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था होती है और पदार्थ की एक अवस्था कणों के साइज पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? कणों की साइज पर, यानी साइज ऑफ पार्टिकल। इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो कोलाइड सब्सटेंस की एक अवस्था होती है जो कणों की साइज पे डिपेंड करती है। यानी अगर कोलाइडल स्टेट है तो उनके कणों की साइज 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक है ना? अगर पदार्थ के कणों की साइज, ठीक है, अगर सब्सटेंस के पार्टिकल की साइज 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है तो वो किस साइज के पार्टिकल कहलाएंगे? कैसे पार्टिकल कहलाएंगे? तो पार्टिकल कहलाएंगे कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल क्या कहलाएंगे? कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स कहलाएंगे, यानी कि जिस भी पार्टिकल की साइज 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होंगी तो उस साइज के पार्टिकल कोलाइडी कण कहलाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, फिर ये बता दिया गया कि कोलाइडी पार्टिकल जो होते हैं ये सस्पेंशन से बड़े होते हैं। किससे होते हैं? सस्पेंशन से छोटे होते हैं। सस्पेंशन से बड़े होते हैं और जबकि ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन से छोटे होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। इट मींस अगर इसकी बात करते हैं कोलाइडल पार्टिकल जो है इनकी कणों की साइज इट इज क्लियर है, ये होते हैं 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच के साइज के पार्टिकल होते हैं। अगर सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन की जो साइज होती है ये 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़े होते हैं और ट्रू सॉल्यूशंस के जो कणों की साइज होती है ये 50 एंगस्ट्रॉम से छोटे होते हैं। यानी 50 एंगस्ट्रॉम और 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच के रेंज के जो पार्टिकल होंगे वही पार्टिकल क्या कहलाएंगे? कोलाइडी पार्टिकल कहलाएंगे। ठीक है, कोलाइडी पार्टिकल जो होते हैं माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते हैं। पहली बात, कोलाइडी पार्टिकल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेड आई से हम आसानी के साथ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन में पार्टिकल की साइज 2000 एंगस्ट्रॉम से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉट में वाटर है और उस वाटर में क्या करते हैं हम? वाटर में हम थोड़ा सा रेत डाल दें, बालू डाल दें तो क्या वो रेत देखकर आसानी के साथ दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल की साइज क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, तो पार्टिकल की साइज बड़ी होने की वजह से ये इनके पार्टिकल्स नेकेड आई से दिखाई देते हैं। जबकि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से इनके पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल होते हैं ना ही नेकेड आई से और ना ही माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर कोलाइडल पार्टिकल की बात कर लें, जो कोलाइडल पार्टिकल है हमारा ये नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप से भी अदृश्य होते हैं और साथ ही क्या होगा? ये फिल्टर पेपर से पास आउट कर जाएंगे। कोलाइडल सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास आउट कर जाएंगे, लेकिन पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं करेंगे। लेकिन तो सॉल्यूशन जो है फिल्टर पेपर और पार्चमेंट मेम्ब्रेन से दोनों से ही क्या हो जाएंगे? पास आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल के साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएंगे, लेकिन पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास यही चीज है इस प्रकार से। ठीक है, ये सस्पेंशन है तो सस्पेंशन के कणों की साइज क्या होगी? कणों की साइज बड़ी है। ठीक है, और ये क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। ये ट्रू सॉल्यूशन मान लीजिए इसके साइज
ये है, ठीक है, ये साइज और ये साइज, ठीक है, ये सस्पेंशन के, ये टू सॉल्यूशंस के, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है, तो ये सॉल्यूशंस इस पार्टिकल के जो साइज होंगे इनके और इनके बीच के, ठीक है, इनके बीच के साइज के पार्टिकल होते हैं, तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं हम कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। और इस साइज के पार्टिकल जिस भी मीडियम में होंगे, ठीक है, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें इस साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तो वो सॉल्यूशंस क्या कहलाएगा, वो सॉल्यूशंस कोलाइडल सॉल्यूशंस कहलाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। अभी कहा जाए कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सब्सटेंस के जो पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल की जो साइज 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या कराएंगे, ऐसे सॉल्यूशंस कोलाइडल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। और उस साइज के पार्टिकल को हम कहेंगे क्या, कोलाइडल पार्टिकल का नाम दे देते हैं। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए, ये सस्पेंशन जो होते हैं, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। और जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं ये होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस भी क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस भी हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस होने का मतलब क्या, कोलाइडल सॉल्यूशंस में दो अवस्थाएं होती हैं, दो फेज होता है, एक होता है डीपी और एक क्या होता है डीएम, यानी एक डिस्पर्स फेज और एक क्या होता है डिस्पर्सल मीडियम, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस विषमांगी होता है, कोलाइडल सॉल्यूशंस विषमांगी, एक मींस हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस किस नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर, हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशंस में दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है डीपी, क्या होता है डीपी, एक क्या होता है डीएम। डीपी मींस क्या, डिस्पर्स फेज, और डीएम मींस क्या होता है डिस्पर्सन मीडियम। अब ये क्या है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज, ये है क्या, देखिए अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ये भी क्या है, सॉल्यूशंस है, लेकिन कैसा है, कोलाइडल सॉल्यूशंस है। और कोलाइडल सॉल्यूशंस होने के लिए सब्सटेंस के जो साइज होते हैं, कण के जो साइज होते हैं 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर इनके कण होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशंस। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उसकी साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगी, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इज नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशंस कहलाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, अभी हमने बताया कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशंस है, मान लीजिए ये वाटर, ये क्या है वाटर, और इसमें हम ले लेते हैं कोई सब्सटेंस इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये जो है ये सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट, और ये क्या मानते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो इसी प्रकार से जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हमारा है, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस में भी क्या होता है, दो अवस्थाएं होती है, एक फेज और एक क्या मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम क्या होता है, कोई सॉल्वेंट होगा, मीडियम क्या होगा, कोई सॉल्वेंट होता है, और फेज क्या होता है, कोई सॉल्यूट। तो इस प्रकार से अगर जो सॉल्वेंट होते हैं वही क्या कहलाते हैं, डीएम कहलाते हैं, और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डीई कहलाते हैं। यानी डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट कहलाएंगे,
और डिस्पर्स फेज क्या करेंगे, सॉल्यूट। तो एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें कोई सब्सटेंस, ठीक है, माध्यम जो मीडियम है, मीडियम जो है या तो वाटर हो सकता है या कोई भी सॉल्वेंट हो सकते हैं। अगर किसी मीडियम में कोई सब्सटेंस एक समान रूप से वितरित हुआ है वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्स फेज कहलाएगा। और ये डिस्पर्स फेज जिस माध्यम में प्रेजेंट होते हैं, जिस मीडियम में उपस्थित होते हैं, उस मीडियम कहते हैं क्या, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। ये क्लियर हो गया। तो सॉल्वेंट क्या होते हैं, डिस्पर्सन मीडियम होता है, और सॉल्यूट क्या होते हैं, डिस्पर्स फेज होते हैं। तो इस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशंस हेटेरोजेनियस नेचर के होते हैं। इनकी दो प्रवस्थाएं होती हैं, डीपी और डीएम। जो डीएम होता है वो सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, सॉल्वेंट की तरह, वो कैसे काम करते हैं, सॉल्वेंट की तरह। और डिस्पर्स फेज जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, सॉल्यूट की तरह ये काम करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि डीपी क्या है और डीएम क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई गोल्ड का साल है, ठीक है, क्या है, गोल्ड साल, क्या है, हमारे पास गोल्ड साल है। तो गोल्ड साल होने का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये गोल्ड है, ये क्या है, ये गोल्ड है, और ये क्या है, वाटर। ये क्या है, ये गोल्ड है, और ये क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना। यहाँ पे गोल्ड की जो पदार्थ की जो साइज होगी वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम होगी। तो यहाँ पे जो गोल्ड हुआ, ये गोल्ड डीपी की तरह काम करेगा, और जो वाटर जो होगा ये क्या होगा, डीएम की तरह काम करेगा। तो इस प्रकार से इट इज क्लियर दैट कोलाइडल सॉल्यूशंस contain two phase, disperse phase and disperse medium. Disperse phase act as a solid particles and disperse medium it act as a solvent in the solutions. Okay, तो ये क्लियर हो गया कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या है, हेटेरोजेनियस नेचर के होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस में कोलाइडल पार्टिकल की जो साइज होती है वो इसके रेंज में होती है। इनके दो फेज हैं, डीपी और डीएम। ये क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस सिंपल जो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉल्वेंट हमारा वाली गैस है, तो मानते हैं, चलो गैस मानते हैं, गैस गैस गैस। और सॉल्वेंट क्या हमारा, गैस लिक्विड सॉलिड। ठीक है, एक तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन वाले सॉल्वेंट में हमारे पास सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और सॉलिड में अगर सॉलिड डालते हैं, सॉलिड वाले सॉलिड है, लिक्विड है, ये क्या है, गैस। ठीक है, ये कंडीशन हमारा सेकंड हो गया। और थर्ड कंडीशन से हमारे पास बचता क्या, लिक्विड 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 लिक्विड। तो लिक्विड का लिक्विड में, सॉलिड और क्या, गैस। तो इस आधार पर सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट के आधार पर ये सॉल्यूशन कितने टाइप के जाते हैं, सॉल्यूशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के जाते हैं। तो इस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, गैस। कैसी है, गैस। तो इस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, ये सॉलिड। ठीक है, तो इस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, लिक्विड। तो इस प्रकार से हमारे पास जो सॉल्यूशंस बना, गैस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशंस का ही डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम 9 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 9 भाग में नहीं बल्कि कितने भाग में, 8 भाग में। 8 भाग में क्यों डिवाइड किया गया,
क्योंकि हम ये जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस नेचर के, किस नेचर के, हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। तो इस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशंस को 8 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये क्या है, DM है और ये क्या है, DP। DM और DP अभी मैंने बताया, DM कोई सॉल्वेंट की तरह काम करेंगे सॉल्यूशंस में, जितने भी मीडियम है, मीडियम एज ए सॉल्वेंट और फेज एज ए सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, यही अगर सॉलिड की बात कर लें, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ठीक है, फिर लिक्विड लिक्विड लिक्विड, फिर गैस गैस और क्या, गैस, ठीक है। तो डिस्पर्सन मीडियम के पास सॉलिड है और डिस्पर्सन फेज क्या है, सॉलिड, और ये सॉलिड है, ये मान लीजिए लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये क्या है, गैस, ठीक है। लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज क्या है, लिक्विड, और ये क्या हो जाए, ये गैस हो जाए, ये क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए। यहाँ पे गैस का लिक्विड में और गैस का सॉलिड में और गैस का गैस में, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि कोलाइडल सॉल्यूशन कुल कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के होते हैं। जो सॉल्यूशंस हो गए कितने, 9 टाइप के हो गए, तो सॉल्यूशन 9 टाइप के, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन 8 टाइप के होते हैं। क्यों, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। तो यहाँ पे गैस और गैस के जो सॉल्यूशंस होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होमोजीनियस हो जाता है। ये क्या होता है, ये होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस नेचर का हो जाता है। इसलिए गैस और गैस का सॉल्यूशंस कोलाइडल सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंतर्गत केवल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ disperse phase and dispersion medium, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर ऑफ फॉलोइंग 8 टाइप, ओनली 8 टाइप। ओके, ये क्लियर हो गया कि गैस और गैस का जो सॉल्यूशंस होगा वो कोलाइडल सॉल्यूशंस नहीं होगा, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशंस किस नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। जबकि गैस और गैस का जो सॉल्यूशंस होता है, जो मिक्सचर होता है, वो ऑलवेज कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए हम एक टॉपिक्स की और बात कर लेते हैं, और बात कर लें कि हमारे पास जो डिस्पर्स फेज है कोलाइडल सॉल्यूशंस में, जो डिस्पर्स फेज है, ठीक है। पहली बात, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशंस में कोलाइडल पार्टिकल की जो साइज होती है 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होते हैं, ठीक है। तो किसी कोलाइडल सॉल्यूशंस में जो डिस्पर्सन फेज है उनके पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशंस 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मल्टी मॉलिक्यूलर और दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर। अब ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, और ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो ये क्या है, डिस्पर्स फेज के जो साइज के कण हैं उसके अकॉर्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशंस 2 टाइप का हो जाते हैं। एक तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरा क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस। इसमें है क्या कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस है क्या, यानी एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशंस जिसमें डिस्पर्स फेज के जो कण की जो साइज होती है वो क्या होती है, 50 एंगस्ट्रॉम से छोटी होती है। कितना, 50 एंगस्ट्रॉम से छोटी होती है। और 50 एंगस्ट्रॉम से छोटी जो पार्टिकल्स होते हैं परस्पर आपस में एग्रीगेट करती हैं। तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जितने एग्जांपल जैसे मेटल है,
ठीक है, मेटल सल्फाइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल क्लोराइड है, ये सब क्या आएंगे, ये जितने भी होते हैं इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मेटल हो, मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशंस, या मेटल सल्फाइड का, मेटल हाइड्रोक्साइड का, या मेटल हाइड्रोक्साइड का, या क्लोराइड का। ठीक है, ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनकी कणों की साइज क्या होती है, 50 एंगस्ट्रॉम से छोटी होती है, और वो साइज के कारण परस्पर आपस में एग्रीगेट करके कोलाइडल सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल की बात कर लें, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो है, यानी कि इस टाइप के सॉल्यूशंस में जो डीपी है, डिस्पर्स फेज है, इनके कणों के साइज 50 एंगस्ट्रॉम से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यानी एक ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस जिसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की जो साइज है वो 50 एंगस्ट्रॉम से बड़े होते हैं, और इस प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्टार्च है, प्रोटीन है, गम है, जिलेटिन है, ग्लू है, etc, ये सब क्या होंगे, ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, ये मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस। इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ डीपी। इफ द साइज ऑफ डीपी इज लेस देन 50 एंगस्ट्रॉम, so it comes under multi-molecular colloidal solution. If the size of DP is greater than 50 angstrom, so it comes under macromolecular colloidal solution. Metal sulfide, metal hydroxide, and metal chloride, it comes under multi-molecular colloidal solutions. And starch, protein, gum, glue, gelatins, all of the example comes under macromolecular colloidal solutions. It is clear that? चलिए अब बात करते हैं हम लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में। लायोफोबिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लायोफोबिक एंड सेकेंड लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। एक चीज यहां पे देखिए, फोबिक, फिलिक। फोबिक का मीन्स होता है हेटिंग, और फिलिक का मीन्स होता है क्या, लविंग। हम ये कह सकते हैं यानी कि लिक्विड हेटिंग, और ये क्या होगा, लायोफिलिक, इट मीन्स लिक्विड लविंग। यानी कि एक ऐसे सब्सटेंस जो किसी लिक्विड के प्रति बहुत ही आकर्षीय होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, वो लायोफिलिक कोलाइड्स कहलाएंगे। और जो सब्सटेंस किसी मीडियम के प्रति, किसी लिक्विड के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, वो क्या करेंगे, लिक्विड हेटिंग कहलाएंगे। यानी जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो लविंग कहलाएंगे, और जो सब्सटेंस लिक्विड के प्रति, किसी मीडियम के प्रति अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है तो क्या कहलाएंगे, लिक्विड हेटिंग कहलाएंगे। ठीक है, अगर हमारा जो मीडियम है, मीडियम क्या, अगर वाटर है, ठीक है, अगर मीडियम हमारा वाटर है, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं इसे, तो उस कंडीशन में कहते हैं हम हाइड्रोफोबिक। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहेंगे या हाइड्रोफिलिक कहेंगे। कब, अगर जब हमारा डीएम क्या हो, डीएम हमारा वाटर होगा, तो उस कंडीशन में कहते हैं क्या, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अगर वाटर के अतिरिक्त हमारा और कोई भी डीएम होता है तो उसे क्या कहते हैं, लायोफोबिक या लायोफिलिक। तो सीधी बात है कि जब किसी पदार्थ को हम लिक्विड में या किसी वाटर में डाल के हिलाते हैं तो सब्सटेंस कोलाइडल स्टेट में ना आए, यानी कोलाइडल विलयन को ना बनाए,
तो वो क्या कहलाएंगे, लायोफोबिक कोलाइड कहलाएंगे। ठीक है। और लायोफिलिक के अंतर्गत जब किसी सब्सटेंस को हम वाटर में डाल करके या किसी अन्य लिक्विड में डाल के उसे हिला देते हैं, हिलाने के बाद में वो कोलाडी विलेन बना ले, और कोलाडी विलेन बनाने का मतलब क्या हो, उसमें डीपी की साइज कितनी हो, 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम हो, तो वो क्या बनाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स कहलाएंगे। जिसका मतलब वो क्यों नहीं बनाए, ये क्यों बना लिए, ये इसलिए नहीं बनाए, वह सब्सटेंस, ठीक है, जिस सब्सटेंस को हम जल में डाल रहे हैं और जल में डाल के हिलाते हैं, तो वह सब्सटेंस वाटर के प्रति एट्रैक्टिव नहीं है, और जब वाटर के प्रति एट्रैक्टिव नहीं है तो निश्चित रूप से वो अपना कोलाइडल सॉल्यूशंस नहीं बनाएगा। लेकिन लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में जो सब्सटेंस हम डाल रहे हैं वाटर में या किसी लिक्विड में, वह सब्सटेंस वाटर के प्रति बहुत ही एट्रैक्टिव होते हैं, और एट्रैक्टिव होने की वजह से वो तुरंत ही कोलाइडिसाइज के पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। यानी सब मीडियम में डीपी की साइज जो होती है 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो जाती है, वो तुरंत ही कोलाइडल सॉल्यूशंस को बना लेती है। ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स को हम कहते हैं द्रव स्नेही कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, द्रव स्नेही या जल स्नेही, यानी जल के प्रति आकर्षी। वो ये क्या है, जल के प्रति विरोधी। जो जल के प्रति विरोध प्रदर्शित करेंगे वो हमेशा लायोफोबिक कहलाएंगे, लायोफोबिक होंगे। जो लायोफिलिक होंगे या हाइड्रोफिलिक होंगे, वो द्रव के प्रति या वाटर के प्रति बहुत ही एट्रैक्टिव होते हैं, वो तुरंत ही वाटर में जैसे मिलेंगे तुरंत ही कोलाइडल सॉल्यूशंस बना देंगे। ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो लायोफोबिक होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। अब ये कैसे इरिवर्सिबल है और कैसे ये रिवर्सिबल है। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, चलो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, मैं एग्जांपल, ये मान लीजिए ए है, ये क्या है, बी है। मैं ए को लेकर काम कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास कोई वाटर है, ठीक है, वाटर में क्या कोई डीएम हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम है, और इस डिस्पर्सन मीडियम में हमने कोई सब्सटेंस डाल दिया, और डालने में इसको मिला रहे हैं। हिलाने के बाद नतीजा ये हुआ कि ये कोलाइडल विलेन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है वाटर के प्रति लिक्विड के प्रति आकर्षित नहीं। चलो ठीक है, जब कोलाइडल सॉल्यूशंस नहीं बनाया, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इस सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट क्या डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। जैसे इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। ठीक है, सब्सटेंस प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। प्रेसिपिटेट कर जाने के बाद में फिर क्या होगा, या तो हम इसे गर्म कर दें, गर्म करके वाष्पित करा दें। ठीक है, इसके अंदर का जो लिक्विड होगा वो वाष्प उठ जाएगा, और जो शेष बचा जो सॉलिड है, और उस शेष बचे सॉलिड में आप फिर से इसमें वाटर डालें, और वाटर डाल के फिर से हिलाएं, तो फिर क्या पता चला, फिर से अपने कोलाइडल अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। जब फिर से अपने कोलाइडल अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, तो इसलिए इस सिचुएशंस में लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं, इरिवर्सिबल कंडीशंस में हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, लायोफिलिक क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। लायोफोबिक कोलाइड्स किस रूप में होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। सेम वही कंडीशंस, हमारे पास कोई वाटर है, उस वाटर में हम कोई सब्सटेंस डाल के गिरा देते हैं, वो तो कोलाइडल अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और कोलाइडल अवस्था को प्राप्त करने के बाद में उसमें थोड़ा सा हम क्या इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डालने पे वो वाष्पित नहीं होते हैं। ठीक है, और फिर उस कोलाइड्स को हम गर्म करते हैं, वाष्पित करा देते हैं। वाष्पित कराने के बाद में, यानी वेपराइज कराने के बाद में जो रिजर्व पार्ट जो बचा हुआ है, जो सॉलिड पार्ट बचा हुआ है, फिर बचे हुए सॉलिड पार्ट में हम बाहर से जल डाल के उसे हम पुनः हिला देते हैं। हिलाने के बाद क्या देखते हैं कि पुनः वह अपने कोलाइडल स्टेट को प्राप्त कर लेता है। इसलिए लायोफोबिक कोलाइड रिवर्सिबल के कंडीशंस में होते हैं, जबकि जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो क्या होता है, इरिवर्सिबल रूप में होता है।
तो लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या क्या होते हैं, इनके एग्जांपल जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं या मेटल सल्फाइड है या मेटल हाइड्रॉक्साइड है या मेटल कोलाइड्स है, etc। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, लायोफोबिक कोलाइड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मेटल सल्फाइड, मेटल हाइड्रॉक्साइड, मेटल क्लोराइड, etc। ये क्या होंगे, लायोफोबिक कोलाइड्स के अंतर्गत आएंगे। लेकिन लायोफिलिक कोलाइड्स के अंदर स्टार्च है, गम है, प्रोटीन है, ग्लू है, जिलेटिन है, ये सब क्या होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर इस स्टार्च को हम जल में डालते हैं तुरंत क्या बना लेगा, अपना कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। लेकिन मेटल को हम जल में डालते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनके कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, हम कोलाइडल सॉल्यूशन को बना सकते हैं। एक तो क्या होता है लायोफिलिक कोलाइड, एक क्या होता है लायोफोबिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना आसान है क्योंकि वो लायोफिलिक है सब्सटेंस। जैसे उस सब्सटेंस को किसी मीडियम में आप डालेंगे, जैसे वो मीडियम में जाएगा वो तुरंत ही कोलाइडल सॉल्यूशंस को बना लेगा। इट मींस उसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के ही बीच में होंगे। लेकिन जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, ठीक है, अगर सब्सटेंस को आप वाटर में डालते हैं तो कोलाइडल अवस्था में नहीं आता है। जब कोलाइडल अवस्था में नहीं आता है तो हमें किसी भी प्रकार से उसे कोलाइडल अवस्था में ले आना है। कोलाइडल अवस्था में लाने का मतलब कोलाइडल साइज के पार्टिकल में ले आना है। तो कोलाइडल साइज के पार्टिकल में ले आने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। एक तो होता है कंडेंसेशन मेथड होता है, एक क्या होता है डिस्पर्सन मेथड होता है। ठीक है, तो ये तमाम जो मेथड है, कंडेंसेशन मेथड क्या है, डिस्पर्सन मेथड क्या है, जब क्लास आप 12 में जाएंगे आप, ठीक है, तो वहाँ पे एक ही लेसन, इसका एक अलग ही लेसन है कोलाइडल स्टेट। तो फिर मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कंडेंसेशन के थ्रू, कैसे डिस्पर्सन मेथड के थ्रू हम किसी लायोफोबिक कोलाइड्स को हम उसका कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही जानें कि लायोफोबिक कोलाइड्स को हम किस मेथड की सहायता से उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। दो मेथड है, देयर आर टू मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। फर्स्ट इज कंडेंसेशन मेथड, मींस पदार्थ के साइज के कण को जोड़ करके 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ले आना, कंडेंसेशन कहलाएगा। और डिस्पर्सन क्या है, डिस्प्ले बड़े साइज के कण हैं, उसको हम किसी भी तरह से तोड़ करके क्या करेंगे, उसे हम 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में ले जाएंगे। यानी एक तो क्या है कंडेंस करा करके, एक क्या है तोड़ करके। ठीक है, तो कंडेंस करा करके या तोड़ डिस्पर्सन मेथड में कुछ मैकेनिकल प्रोसेस भी आते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोसेस भी आते हैं। जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो वहाँ पर इसको हम डिटेल में स्टडी कराएंगे, आपको बताएंगे। ओके, इसको आप बताइए, क्लियर हो गया होगा। लायोफोबिक क्या है, लायोफिलिक क्या है, बिल्कुल नेम से स्पष्ट। लिक्विड हीटिंग, ये क्या लिक्विड लविंग। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं और ये क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर की बात कर लें, कैरेक्टर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या लक्षण है। ठीक है, कैरेक्टर नंबर फर्स्ट, कैरेक्टर नंबर फर्स्ट हमें कह सकते हैं सबसे पहला कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या, दूसरा कैरेक्टर ये होता है कि इनके पास दो फेज होते हैं। कितने फेज होता है, दो फेज होता है। एक होता है डीपी और दूसरा क्या होता है डीएम, डिस्पर्स फेज और क्या डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, अगला पॉइंट से जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं हम नेकेड आई से नहीं दे सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दे सकते। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से भी हम इनके पार्टिकल को नहीं देख सकते। ठीक है, अगला पॉइंट हम ये कह सकते हैं
कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं एक्चुअल में कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन किस नेचर के होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज, यानी कि पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। मतलब क्या, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। कुछ तो कोलाइडल पार्टिकल धन आवेशित होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रेजेंट होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस में। कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होते हैं, और दोनों के नंबर जो होते हैं सेम हो जाते हैं, और सेम होने पर कंप्लीट कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, न्यूट्रल नेचर के हो जाते हैं। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव भी होते हैं और क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज की व्याख्या एक थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशंस में कोलाइडल पार्टिकल के पास चार्ज होता है, कैसे चार्ज डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कोलाइड्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ कोलाइड क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इस तरह एक्सप्रेशन हम आपको बताएंगे क्लास 12 में कि कैसे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी किस प्रकार से कोलाइडल कण के ऊपर चार्ज डेवलप करते हैं, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, कैसे नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं। कैरेक्टर में आप इतना जाने कि कोलाइडल सॉल्यूशंस न्यूट्रल नेचर के होते हैं, जबकि कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। और यहाँ पे एक थ्योरी भी कर सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल की जो साइज होती है वो 50 एंगस्ट्रॉम से कितना 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और फिर ये कह सकते हैं आप कि इस साइज के जो पार्टिकल होते हैं ये फिल्टर पेपर से पास आउट, बट पार्चमेंट पेपर से नॉट पास आउट, यानी कि फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं, जबकि पार्चमेंट पेपर से ये पास आउट नहीं होते हैं। ये सब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशंस कंप्लीट न्यूट्रल नेचर के होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखिए आप, टिंडल इफेक्ट क्या है। तो टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट हैं, और टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इस घटना को हमने क्या कह दिया, टिंडल इफेक्ट कह दिया। तो टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने एक प्रकाश की किरण को, यानी कि बीम ऑफ लाइट को इन्होंने एक वास्तविक विलयन से, इट मींस टू सॉल्यूशन से, और टू सॉल्यूशन आप जानते हैं होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और उसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, 50 एंगस्ट्रॉम से छोटी होती है। तो टिंडल ने क्या किया कि बीम ऑफ लाइट को टू सॉल्यूशंस में पास आउट कराया, और पास आउट कराने के बाद में उन्होंने देखा कि बीम ऑफ लाइट का कोई भी रास्ता, कोई पथ नहीं दिखाई दिया, और अंधेरे में संपूर्ण विलय कंप्लीट सॉल्यूशंस काला दिखाई दिया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने किया कि इस बीम ऑफ लाइट को एक कोलाइडल सॉल्यूशंस में से गुजारा, जिसमें से एक कोलाइडल विलयन में से गुजारा, और कोलाइडल विलयन में जब गुजारा तो इनको उन्होंने क्या देखा कि जो प्रकाश का जो रास्ता है स्पष्ट रूप से चमकीला एक शंख की तरह, एक कोण की तरह दिखाई दिया। ये कैसे हुआ,
क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जिनकी साइज 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, वो क्या किए, प्रकाश का क्या किए, प्रकाश का प्रकीर्णन किए, प्रकाश का स्कैटरिंग किए। और प्रकाश के स्कैटरिंग करने के कारण वो प्रकाश का जो पथ है एक ब्राइट हो गया, और ब्राइट होने के साथ साथ एक कोण के जैसे दिखाई दिया। और यही इफेक्ट इनके नाम पे क्या कहलाया, टिंडल इफेक्ट कहलाया। और ये भी स्पष्ट हो गया कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडी पार्टिकल्स लाइट का स्कैटरिंग करते हैं, और जब लाइट का स्कैटरिंग करेंगे तो वो क्या होगा, प्रकाश का पाथ जो है, प्रकाश का जो रास्ता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जिसका कारण क्या है कि कोलाइडी पार्टिकल जो पार्टिकल लाइट का प्रकीर्णन करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, जिसके कारण लाइट प्रकाश का जो रास्ता होता है, पथ होता है, हमको स्पष्ट रूप से दिखा देता है। और इस घटना को हम इन्हीं के नाम पे क्या कह दिए, टिंडल इफेक्ट कह दिए। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन। तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन, जिस प्रकार से टिंडल एक साइंटिस्ट है, उसी प्रकार से रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक बायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, आप जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने बताया कोलाइडल सॉल्यूशंस में कोलाइडी पार्टिकल जो होते हैं टेढ़े मेढ़े, इट मीन्स जिग जैग मोशन करते हैं, टेढ़े मेढ़े मोशन करते हैं। और टेढ़े मेढ़े मोशन करने का मतलब क्या है, मैंने बताया कोलाइडल सॉल्यूशंस में जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। अगर दो सेम पार्टिकल्स, दो पॉजिटिव पार्टिकल्स या दो नेगेटिव पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। जब एक दूसरे को रिपल कर देंगे तो क्या होगा, उनकी डायरेक्शंस बदल जाएंगी। और जब डायरेक्शन बदलेंगी तो क्या होगा, उनकी मोशन कैसे कहलाएंगी, टेढ़े मेढ़े गति कहलाएंगे। तो इस आधार पर उन्होंने बता दिया कि कोलाइडल सॉल्यूशंस में कोलाइडी पार्टिकल जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े गति करते हैं। ठीक है, जिग जैग मोशन करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस में कोलाइडी पार्टिकल इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, या तो उस कोलाइडल सॉल्यूशंस में पॉजिटिव पार्टिकल एक साथ अगर आ गए तो एक दूसरे को रिपल कर देंगे, या नेगेटिव पार्टिकल आए तो एक दूसरे को रिपल कर देंगे। और इस वजह से इनका डायरेक्शन क्या हो जाता है, मान एक यहाँ है, एक यहाँ आ गया, फिर एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, टेढ़े मेढ़े गति करते हैं। और इस टेढ़े मेढ़े गति का खोज करने वाले साइंटिस्ट ब्राउन है, इसलिए इनके मोशंस को कह दिया गया ब्राउनियन मोशन कह दिया गया। तो इतना बहुत पर्याप्त है क्लास 9th में, और भी एक्सपेंड, ठीक है, और भी इसका डिटेल जब आप क्लास 12 में जाएंगे और आप सीखेंगे। ठीक है, तो इतना आप सीखें, इसका नोट्स बनाएं, स्टडी करें। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक आप इसको लर्न करें, खूब अच्छे से आप इसका नोट्स बनाएं। ओके, थैंक यू।